बहुत आसान हो जाएगा। ओके तो आज का टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। हेडिंग में आ लो जल्दी से। इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ। इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज electric field is defined as the region around a charged particle, the region around a charged particle within which a force would be exerted, a force would be exerted on other charged particles, on other charged particles। ठीक है, तो बहुत सिंपल भाषा में, अगर मेरे पास मान लो यहां पे एक चार्ज है, तो इस चार्ज ने अपने अराउंड एक रीजन बना रखा है जिसमें कोई भी दूसरा चार्ज पार्टिकल आएगा उसके ऊपर ये फोर्स लगाएगा, है ना। अब अगर इसके पास कोई एक पॉजिटिव चार्ज आएगा तो उस पर रिपल्सिव फोर्स लगा देगा, कोई नेगेटिव चार्ज आएगा उस पर अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा। इन सिंपल वर्ड, इसने अपने अराउंड एक रीजन बना रखा है, जस्ट लाइक जैसे मैग्नेट है, मैग्नेट ने अपने अराउंड एक रीजन बना रखा है, कोई उस रीजन में आएगा उसको अपनी तरफ वो खींच लेता है। ऐसी ही चीज हमने ग्रेविटेशन में पढ़ी थी, ग्रेविटेशनल फील्ड। बस फर्क वहां पे ये था कि वहां जो फील्ड होती थी वो हमेशा टूवर्ड्स द पार्टिकल होती थी, बिकॉज वो हमेशा अट्रैक्ट ही करता था। यहां पे जो फील्ड है वो रिपल्सिव के कारण अवे भी हो सकती है, टूवर्ड्स भी हो सकती है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो अवे होगी फील्ड, अगर ये नेगेटिव चार्ज होगा तो टूवर्ड्स होने वाली है फील्ड। तो इस रीजन को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब इस पूरे रीजन में ऐसा तो है नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होगा हर जगह, इट विल बी डिफरेंट डिफरेंट। एंड कहां ज्यादा होगा? पास वाले पॉइंट्स, बिकॉज पास लाने पे पार्टिकल के ऊपर वो ज्यादा फोर्स लगाएगा। तो पास ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है, दूर जाके हमारा मैग्नीट्यूड कम होता जाता है। सही है, और उस मैग्नीट्यूड को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, अगर मैं सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड बोलता हूं वो बेसिकली क्वालिटी है कि इस पार्टिकल की दूसरे पार्टिकल्स के ऊपर फोर्स लगाने की क्वालिटी को हमने बोल दिया इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इंटेंसिटी इज द मैग्नीट्यूड, कि कितनी फील्ड बनाई है इसने, वो अलग पूरे रीजन में अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग। सही है, जल्दी से लिखो, अगली लाइन में लिख लेना, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ स्लैश इंटेंसिटी is the electrostatic force experienced per unit charge, per unit charge। ठीक है, now one very important thing, let's try to understand। देखो, इसने अपनी फील्ड बना रखी है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि कोई पार्टिकल आएगा, कोई दूसरा पार्टिकल, तब जाके ये फील्ड अपनी बनाना स्टार्ट करेगा। नहीं, इसने तो अपनी फील्ड बना रखी, इसने तो जाल बिछा रखा है, कोई आ गया तो उसमें फंस जाएगा, बेसिकली वो वाली चीज है। ऐसा नहीं है, प्लीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि बच्चों को लगता है कि सर पार्टिकल होगा तो जाके फील्ड लग रही है वहां पे। ऐसा नहीं, फील्ड तो लग ही रही है, बस वो उस फील्ड के कारण फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगी जब ये पार्टिकल पास में आ जाएगा। सही है, जैसे गदर मूवी में वो तो अपने हैंड पंप घुमा ही रहा है, समझ रहे हो, वो कोई बंदा आएगा तो उसे टकराएगा, मर जाएगा, मतलब समझ रहे हो, वो तो चल ही रहा है, वो तो अपना घुमा ही रहा है, इसने तो फील्ड बनाई रखी है अपनी उस रीजन में। सो अब इसका तरीका क्या है निकालने का? मान लो किसी ने बोला कि मुझे इस पॉइंट पे फील्ड बताओ, ये कितनी फील्ड इसने बना रखी है। अब वो निकालने के लिए मैं यहां पे चार्ज को ला रहा हूं, अदरवाइज ऐसा नहीं है कि वो चार्ज आया तो फील्ड लगना स्टार्ट हो, फील्ड तो है ऑलरेडी, पर उसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, यहां पे एक चार्ज रख देता हूं प्लस क्यू। ठीक है,
तो आई विल फाइंड आउट कि इसने इसके ऊपर कितनी फोर्स लगाई। जितनी ये फोर्स लगाएगा, मान लो इसने इसके ऊपर एक एफ अमाउंट ऑफ फोर्स लगा दी, वेक्टर क्वांटिटी है तो मैंने वेक्टर बना दिया। तो इस पॉइंट पे, इस गिवन पॉइंट पे जो फील्ड बन रही है दैट इज गिवन बाय ई वेक्टर विच इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय क्यू। क्या ये चीज समझ में आ गई? ऐसे हम लोग बनाते हैं कि फोर्स पर यूनिट चार्ज, या सबसे आसान तरीका, तुम क्यू चार्ज भी मत लो, तुम 1 कूलम चार्ज ले लो। जितनी उस 1 कूलम चार्ज के ऊपर जितनी फोर्स लगेगी वही उस पॉइंट की क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी। हाँ, अगर 1 कूलम अवेलेबल नहीं है तो क्यू रख दो, 10 रख दो, 15 रख दो, फिर उतने से वापस डिवाइड भी कर देना। ये E इज नॉट डिपेंडेंट ऑन दिस क्यू, बस क्यू हमने रखा ताकि हम लोग मैग्नीट्यूड फाइंड कर सके। वहां पे फील्ड ऑलरेडी है वहां पे। क्या ये चीज सबको समझ में आ गई? ये वाली चीज ठीक है। तो F इज इक्वल क्यू ई इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, और यहां से मैं बोल सकता हूं कि जो फोर्स है दिस इज इक्वल टू क्यू इंटू ई वेक्टर। ग्रेविटेशन में यहीं पे क्यू की जगह क्या आता था? एम आता था, और वहां पे एम हमेशा क्या होता था? पॉजिटिव। तो एम अगर पॉजिटिव है तो हमेशा मतलब एफ और ई की जो डायरेक्शन है वो हमेशा क्या थी? सेम थी। ठीक है। लेकिन यहां अगर क्यू पॉजिटिव हुआ तो डायरेक्शन सेम होगी, क्यू नेगेटिव हुआ तो डायरेक्शन अलग। तो इसको पॉइंट बना के ढंग से बना के लिख लेना यहां पे। ठीक है जी। क्या लिखना है? इफ क्यू पॉजिटिव, ठीक है जी, डायरेक्शन ऑफ एफ एंड ई इज सेम। ठीक है। और अगर इफ क्यू नेगेटिव तो डायरेक्शन ऑफ एफ एंड ई इज डिफरेंट, या ऑपोजिट लिख लो इसको, डिफरेंट की बजाय ऑपोजिट लिख लो कि ऑपोजिट डायरेक्शन होगी इनकी। समझ में आ गया? ठीक है। अब यहां पे समझते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास यहां पे एक प्लस क्यू है, इसके चलते जब मैं यहां पे फील्ड बनाऊंगा तो फील्ड इज ऑलवेज गोइंग टू बी अवे। ठीक है, फील्ड अवे होगी। मतलब मैं दो केसेस ले लेता हूं, फील्ड हमेशा क्या है? अवे। लेकिन अगर मैं यहां पे रख दूंगा पॉजिटिव चार्ज, पहले रख लेते हैं, तो फोर्स किधर लगेगी? फोर्स भी राइट लगने लग जाएगी इसके ऊपर। लेकिन मैं यहां पे अगर चार्ज नेगेटिव चार्ज रख लेता तो फोर्स किधर लगती? है ना? सिंपल सी बात है कि अगर फोर्स, अगर क्यू पॉजिटिव है तो सेम डायरेक्शन, क्यू नेगेटिव है तो ऑपोजिट डायरेक्शन। सेम एग्जांपल मैं नेगेटिव के साथ भी बना सकता हूं, जैसे हमने पॉजिटिव क्यू का बनाया, सेम मैं बोलता हूं माइनस क्यू। ठीक है। देखो, इस माइनस क्यू के चलते अगर मैं यहां पे फील्ड निकालूंगा दैट इज गोइंग टू बी टूवर्ड्स, फील्ड हमारी टूवर्ड्स है। दो केसेस बना लेता हूं। अगर मैं रखूंगा यहां पे प्लस क्यू तो फोर्स किधर होगी? इसी डायरेक्शन में होगी, अट्रैक्ट करेगा। लेकिन अगर मैं यहां पे माइनस क्यू रखूंगा तो रिपल्शन हो जाएगी। अगेन सेम चीज ही बन के आ रही है हमारे पास कि प्लस क्यू है तो सेम डायरेक्शन, माइनस क्यू है तो ऑपोजिट डायरेक्शन। क्या ये दोनों चीजें समझ में आ गई? ठीक है, चलो अगले पेज पे बढ़ जाते हैं। ठीक है। इफ समवन सेज कि जी यहां पे तुम्हारे पास 10 कूलम चार्ज पड़ा था और कोई पार्टिकल या इसके ऊपर फील्ड लगाता है जिसके चलते इसके ऊपर राइट की तरफ 200 न्यूटन फोर्स लगने लग जाती है। ठीक है। एंड फिर पूछा गया हमको कि बताओ इस पार्टिकल के ऊपर कितनी फील्ड थी, उस जो जिसके कारण ये फोर्स लगी है उसने यहां कितनी फील्ड बना रखी थी। तुम्हारा आंसर क्या होगा? फील्ड इज गोइंग टू बी 200 डिवाइडेड बाय 10 विच इज 20। एंड यूनिट क्या होगा? ऑब्वियसली फोर्स पर
चार्ज, दैट इज न्यूटन पर कूलम। तो ये हमारा फील्ड का असाइनमेंट हो गया, न्यूटन पर कूलम। सही है। अच्छा, एंड क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो इसके इस पॉइंट पे जो फील्ड थी वो किधर दिखानी है हमको, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो ये बोल दो कि 20 न्यूटन पर कूलम इस डायरेक्शन में फील्ड थी। क्या ये समझ में आ गया? देखो उस चार्ज के बारे में अपन को कुछ नहीं पता, बस हमको पता है कहीं ना कहीं होगा जो कि इस पॉइंट पे, जो कि इसके ऊपर इतनी फोर्स लगा रहा है। वी डोंट केयर अबाउट दैट, ओके, कि वो कितने चार्ज का था, कितने दूर पड़ा था, वी डोंट हैव टू गेट इनटू दैट। आई होप दिस इज क्लियर। एंड सिमिलरली अगर यही क्वेश्चन में दिया होता कि जी 20, सेम वैल्यू ले लेते हैं कि 10 कूलम के ऊपर, -10 कूलम के ऊपर इधर 200 न्यूटन लग रही है, और पूछा होता कि वो जिस चार्ज के कारण ये बन रही थी कितनी फील्ड यहां पे थी, तो इस बार मेरा जवाब क्या होता? आई वुड हैव सेड कि मैग्नीट्यूड 20 है, बट दिस टाइम इट शुड बी ऑपोजिट टू द फोर्स। तो आई वुड से कि इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर जहां चार्ज रखा है वहां 20 न्यूटन पर कूलम टुवर्ड्स लेफ्ट फील्ड बन रही है। सिंपल है। ओके, तो अब हम देखो, अब फील्ड्स है जो ग्रेविटेशन में भी क्या किया था, अलग अलग बॉडीज के कारण फील्ड निकालते थे, है ना, स्फीयर निकालते थे, एक लाइन के कारण देखते थे, प्लेन सरफेस के कारण दिखते थे। वो सारा काम यहां पे भी करना है, पर सबसे पहले सबसे बेसिक एक पॉइंट चार्ज के कारण देखते हैं। हेडिंग बनाओ नंबर 1 डाल के, फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो मेरे पास यहां पे एक प्लस क्यू चार्ज है, मुझे इसके चलते इस पॉइंट के ऊपर मुझे फील्ड निकालनी है। ये पॉइंट पी है, यहां पे मुझे इस पॉइंट पी के ऊपर देखना है कि ये प्लस क्यू चार्ज यहां पे कितनी फील्ड बना। चार्ज ये प्लस क्यू पे, पी इज जस्ट अ पॉइंट, ठीक है, एक लोकेशन है, मुझे पी पॉइंट पे बताना है कितनी फील्ड बनाई है, एंड आई एम गिवन ये डिस्टेंस यहां पे आर, ठीक है। तो सिंपली क्या बोलेंगे हम लोग, हम बोलेंगे कि 1 कूलम चार्ज को यहां पे रख दो, जितनी वो फोर्स लगाएगा उतनी फील्ड हो जाएगी। या फिर मैं ऐसा बोल लूं कि क्यू चार्ज यहां पे प्लेस कर दो, तो मान लेते हैं मैंने यहां पे प्लस क्यू चार्ज प्लेस कर दिया। अब इस प्लस क्यू के ऊपर फील्ड किधर लगेगी, टुवर्ड्स राइट लगेगी। फोर्स कितनी हो, मतलब फोर्स राइट लगेगी। फोर्स कितनी हो चुकी है यहाँ पे, के Q1 Q2, दैट इज Q इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन मुझे क्या चाहिए थी, फील्ड चाहिए थी, दैट इज फील्ड इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय जितना मैंने चार्ज रखा Q, तो वो Q से डिवाइड हो जाएगा, Q Q कैंसिल हो जाएगा। अल्टीमेटली Q का कुछ रोल है ही नहीं है, Q तो जस्ट एक टूल है निकालने के लिए, वो तो Q तो कैंसिल हो ही जाना है। तुम 10 रख दोगे, उसी को 10 से डिवाइड करके 20 रख दोगे, 20 से डिवाइड हो जाएगा। Q का कोई रोल नहीं, अल्टीमेटली इसके कारण फील्ड है, एंड वो कितनी आ चुकी है हमारे पास, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और अगर तुम K की वैल्यू डालना चाहते हो, यू नो K कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये आ गया Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। मैं एयर मान के चल रहा हूं, तो ER में इसलिए नहीं साथ में लिख रहा हूं, ठीक है, मैं मान के चल रहा हूं कि एयर के अंदर होगा। अगर कोई और मीडियम होगा तो ऑब्वियसली एप्सिलॉन नॉट इंटू ER भी लिख देना, रिलेटिव परमिटिविटी। Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। इज इट क्लियर? अच्छा, फील्ड कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अभी मैंने तो सिर्फ इसका क्या निकाला है, मैग्नीट्यूड, तो मैं इसको लिख देता हूं यहां पे कि मैंने अभी सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड निकाला है। बट अगर मुझे इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, देखो किसी भी मैग्नीट्यूड को वेक्टर में कैसे रिप्रेजेंट करते हो, मान लो ये मेरे पास एक कोऑर्डिनेट प्लेन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, मैं तुमको बोलता हूं कि एक मेरे पास 5 यूनिट्स, 5 मैग्नीट्यूड का वेक्टर टुवर्ड्स राइट जा रहा है, तो इसको क्या लिख देते हो, भाई क्या मतलब, मैग्नीट्यूड को यूनिट वेक्टर इन दैट डायरेक्शन से मल्टीप्लाई करते देते हो। अगर मेरा इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आर वेक्टर है, तो आर कैप मेरा क्या हो गया, यूनिट वेक्टर। तो मैं सिंपली इस मैग्नीट्यूड को यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटू आर कैप। ये हो गया मेरे लिए फील्ड इन दी डायरेक्शन ऑफ, ये फील्ड की डायरेक्शन आ चुकी है मेरे पास। आई होप इट इज क्लियर। अच्छा, और यूनिट वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते थे, याद है, ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर बाय ए का मैग्नीट्यूड। मैं सिंपल ए लिख देता हूं, ऐसे लिखते थे। तो क्या मैं आर कैप को आर वेक्टर अपॉन आर लिख सकता हूं,
और नीचे आर स्क्वायर ऑलरेडी है, तो दिस विल बिकम क्यू आर वेक्टर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। थोड़ा कंसाइज करके लिखना चाहते हो तो सिंपल लिख लो के क्यू अपॉन आर क्यूब इंटू आर वेक्टर। ठीक है, वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, चाहे ऐसा लिखो चाहे के लिख लो, वट एवर यू वॉन्ट टू। इज इट क्लियर? ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो मान लेते हैं कि मेरे पास यहां पे एक प्लस क्यू चार्ज पड़ा हुआ है एट ए डिस्टेंस ऑफ 0,1,2। ठीक है, इसके चलते मुझे एक फील्ड निकालनी है इस पॉइंट पे जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2,3,4। ठीक है, तो ऑब्वियसली फील्ड क्या होगी, अलोंग दिस लाइन जॉइनिंग, तो फील्ड इधर आ जाएगी। तो ये फील्ड को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो फील्ड, दिस इज ई वेक्टर, इज गोइंग टू बी गिवन बाय के क्यू अपॉन आर क्यूब। अब आर कैसे निकालोगे? डिस्टेंस फॉर्मूला से। ठीक है, 2 - 0 का स्क्वायर प्लस 3 - 1 का स्क्वायर प्लस 4 - 2 का स्क्वायर का रूट। ये हो गया हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस हमको क्या चाहिए? इसका क्यूब। और ऊपर क्या था? आर वेक्टर। अब आर वेक्टर कैसे निकालते हैं? अगेन 2 - 0 का आई कैप वाई कैप प्लस 3 - 1 का 2j कैप प्लस 2k कैप, है ना। और ये सारे 2 2 हैं बेसिकली, 2 2। ठीक है, चाहे यहीं पे छोड़ दो, यू कैन जस्ट लीव दिस क्वेश्चन ओवर हियर। वैसे नीचे क्या बनेगा? 12√2 बन जाएगा। होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, 12√12 बेसिकली लिखना आ गया। आगे बढ़े। इसके बाद सेकंड बना लेना, फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस। फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस। फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस की अगेन अब मुझे फील्ड निकालनी है, लेकिन एक पॉइंट चार्ज नहीं है, मल्टीपल पॉइंट चार्जेस है मेरे पास। तो लेट्स से मेरे पास यहाँ पे 3 पॉइंट चार्जेस हैं, Q1 Q2 Q3। मुझे पूछा गया कि इस पॉइंट के ऊपर फील्ड निकालो। तो बस कुछ नहीं जी, Q1 के चलते फील्ड इधर जाएगी, Q2 के चलते फील्ड इधर जाएगी, Q3 के चलते फील्ड इधर जाएगी। राइट, आई होप इट इज क्लियर। लेट्स से दिस इज E1, दिस इज E2, दिस इज E3। अगेन फील्ड कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर मुझे कोई पूछेगा ई नेट कितना है, सिंपल इनका वेक्टर सम हो जाएगा। ई नेट इज इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3 वेक्टर सम। ठीक है, या फिर दूसरा काम क्या कर सकते हो, इन तीनों के कारण एक पॉइंट रख लो, यहाँ पे Q रख लो, तीनों के कारण वहां पे फोर्स निकाल लो, उस फोर्स को फिर Q से डिवाइड कर दो। इट्स वन एंड द सेम थिंग। क्लियर हो गया? एग्जांपल देख लें एक। तो एग्जांपल जल्दी से। तो हमको बोला जा रहा है कि मेरे पास एक Q1 पड़ा हुआ है 0,1,2 पे, और एक Q2 पड़ा हुआ है 2,4,5 पे, एंड एक पॉइंट है यहाँ पे P पॉइंट 1,5,7 पे। मुझे यहाँ पे फील्ड निकालनी है इन दोनों के चलते। ऑब्वियसली एक फील्ड इधर लगाएगा, एक फील्ड इधर लगाएगा, और नेट फील्ड कहीं ना कहीं बीच में आ जाएगी, ई नेट। ई नेट विल बी इक्वल टू E1 और E2 का वेक्टर सम। जल्दी से एक्सप्रेशन लिख के दो मुझे। सो ई नेट विल बी इक्वल टू E1। E1 कितना है? अगेन वेक्टर फॉर्म में के Q1 अपॉन आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर देखो, 1 - 0 का स्क्वायर दैट इज 1 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर
प्लस 5 स्क्वायर का रूट उसका क्यूब, और वेक्टर क्या है 1 माइनस 0 दैट इज आई कैप, प्लस 5 माइनस 1 दैट इज 4 जे कैप, प्लस 7 माइनस 2 दैट इज 5 के कैप। बेसिकली सेम ही आएगा 1 4 5 एंड प्लस के क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। अब ये आर स्क्वायर यहाँ पे कितना है 1 माइनस 2 का स्क्वायर, 5 माइनस 4 का स्क्वायर, प्लस 7 माइनस 5 का स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, और यहाँ पे 1 माइनस 2 माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप। इसको इतना लिख के छोड़ दो, आगे कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, जस्ट लीव इट ओवर। क्लियर हो गया? ठीक है, दोनों को वेक्टर फॉर्म में लिख के ऐड कर दिया, दैट्स इट। एक काम करो, एक क्वेश्चन करो जल्दी से। ग्रेविटेशन में मैंने सेम क्वेश्चन कराया था, जल्दी से सोच के बताओ, मैंने कराया था ना ये, कि मेरे पास एक क्यू यहाँ पे है, एक क्यू यहाँ पे है, इसके कोऑर्डिनेट 0, a, इसका कोऑर्डिनेट 0, माइनस है। क्या हमने क्वेश्चन किया हुआ है? फिर मैंने बोला था कि एक्स एक्सिस के ऊपर बताओ कि फील्ड कितनी लग रही है। हैव वी डन दिस क्वेश्चन और नॉट? ग्रेविटेशन में याद ही नहीं होगा। क्वेश्चन लिखो, फाइंड फील्ड ऑन एक्स एक्सिस, फाइंड फील्ड ऑन एक्स एक्सिस as a function of x, as a function of x due to given charge, due to given charge। इधर देखो, यहां पे जल्दी से मुझे फील्ड निकाल के बताओ कितनी बनेगी एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स के ऊपर। इसको एक्स लेके सॉल्व कर दो, एज अ फंक्शन ऑफ एक्स चाहिए, ठीक है। नाउ जी ट्राई कर रहे जाते हो, करो। चलो इन दोनों का वेक्टर सम निकाल लो क्विकली। हुआ? देखो यहाँ पे एंगल थीटा ले लो, इसको भी एंगल थीटा ले लो, दिस इज ऑल्सो थीटा, दिस इज ऑल्सो थीटा, करेक्ट। नाउ अगर ये फील्ड E है इसके चलते, तो इसके चलते भी E होगी, मतलब मैग्नीट्यूड इज गोइंग टू बी एब्सोल्युटली सेम, ठीक है। अब वेक्टर की करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू ऑलरेडी नो कि हमारी राइट डायरेक्शन में फील्ड आने वाली है, जो नेट फील्ड है, क्योंकि हमारी सिमेट्रिकल है, तो ऑब्वियसली ऊपर वाले कंपोनेंट्स कट जाएंगे नीचे से, तो इधर आ जाएगी ई नेट। तो हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किधर जा रही है, हमारी टूवर्ड्स आई कैप जा रही है, राइट के डायरेक्शन में जा रही है। और ई नेट का मैग्नीट्यूड कितना है? सो ई नेट
इज सिंपली इक्वल टू 2e cos थीटा। ठीक है जी। अच्छा, अब e ये के लिए ये लेंथ चाहिए तुमको। ये लेंथ कितनी है हमारे पास? a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट। ये क्लियर है? सो 2 इंटू क्यू अपॉन के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का के रूट का स्क्वायर, है ना, इंटू कॉस थीटा। अब इस ट्राइंगल में कॉस थीटा निकाल लो जल्दी से इस ट्राइंगल में। तो कॉस थीटा कितना आ जाएगा? एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट। तो खोल के ये बन जाएगा 2k क्यू एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। दिस इज ई नेट। ठीक है। तो अगर मैं ओरिजिन के राइट तरफ कोई पॉइंट लूंगा वो प्लस आई की तरफ जाएगा, अगर मैं ओरिजिन के लेफ्ट तरफ कोई पॉइंट लूंगा तो वो माइनस आई के अलोंग जाएगी नेट फील्ड। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। लेकिन अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है, तो क्वेश्चन आगे भी है। क्वेश्चन आगे ये है, अब सोचो, देखो ओरिजिन के ऊपर अगर मैं तुमको पूछता कि फील्ड कितनी है, कितनी होती है ओरिजिन पे फील्ड? 0। एक्स को 0 डाल दो, 0 आ जाएगा। या सिंपली यहां है तो ये फील्ड नीचे भेजेगा, ये फील्ड उतनी ही ऊपर भेज देगा, कट जाएगी। तो यहां फील्ड 0 है। 0 होने का कारण क्योंकि वो दोनों चार्जेस की फील्ड कैंसिल हो गई। अगर मैं बहुत दूर चले जाऊं, मैं वहां पे तुमसे फील्ड पूछूं, वहां पे कितनी फील्ड होगी? वहां पे भी 0 होगी। लेकिन वहां 0 होने का रीजन कुछ अलग है। वहां 0 होने का रीजन क्या है कि इतनी दूर हो चुके हैं कि इसके कारण भी अपॉन आर स्क्वायर करेंगे, इसका भी अपॉन आर स्क्वायर, दोनों की फील्ड ही 0 हो जाएगी। देखो यहां पे अच्छी खासी फील्ड बना रहे हैं पर वो कैंसिल हो रही है, वहां पे दोनों की फील्ड ही नहीं पहुंच पा रही, तुम ऐसा बोल सकते हो। तो यहां पे भी 0 है, इंफिनिटी पे जाके भी 0 है, लेकिन बीच में तो फील्ड्स हैं। तो इसका मतलब कुछ ऐसा होगा कि 0 से पहले फील्ड बड़ी होगी अपनी, फिर घट के फिर से क्या होगी? 0। तो मतलब अगर मैं ग्राफ बनाने की कोशिश करूंगा फील्ड वर्सेस एक्स का, कि मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड मेरा एक्स के साथ कैसे चेंज हो रहा है, ओरिजिन पे कितनी है? 0। तो यहां से ना पहले बढ़ती होगी, बढ़ के ऑलमोस्ट 0। मैं एक्स एक्सिस को टच नहीं करूंगा, ऑलमोस्ट टच करने वाली है, ऑलमोस्ट 0 की तरफ प्रोसीड कर जाएगी। ठीक है, एंड यहां पे अगेन 0 की तरफ अप्रोच कर जाएगी। और ये मैं नीचे क्यों दिखा रहा हूं लेफ्ट वाला? बिकॉज इधर जो फील्ड है वो मेरी टुवर्ड्स लेफ्ट है, नेगेटिव वाली साइड है, इधर जो फील्ड है वो टुवर्ड्स राइट है। तो मैं ऐसा नहीं कर सकता कि ऐसा दिखा दिया इधर से भी ऐसा दिखा दिया, नहीं, ये गलत हो जाएगा। इधर ऊपर, इधर नीचे। हाँ, अगर मॉड्यूलस ऑफ ई का ग्राफ बनाना है तो इसको पलट के ऊपर कर देना। क्या जी समझ में आ गई? अब क्वेश्चन सुनो, बी पार्ट क्या है इसका? क्वेश्चन यही है कि बताओ ये वैल्यू कितनी है, कि याद है ना ग्रेविटेशन में किया था? अब याद आ रहा है ना कि ये कितनी एक्स की वैल्यू, और सिमेट्रिकली उतना ही नेगेटिव एक्स के लिए भी आ जाएगा कि किस वैल्यूज के लिए हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आती है। अगर याद है तो इसका आंसर बना करता था x इज इक्वल टू ए अपॉन रूट 2 प्लस माइनस। हाँ, ये x इज इक्वल टू माइनस ए बाय, ये दो आंसर्स आते थे। और कैसे करते थे ये भी याद है? डिफरेंशिएट करके। इतने पार्ट को डिफरेंशिएट करके 0 कर दो, बिकॉज आगे ये बाकी तो कांस्टेंट है ना। जैसे x इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर -3/2, इसको मैक्सिमाइज करना है। तो मैक्सिमाइज करने का तरीका, डिफरेंशिएट करो और 0 के बराबर पुट कर दो। देखो डिफरेंशिएट करते हैं इसको, x विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो याद है ना कैसे करते हैं? ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकंड पार्ट हो गया। फर्स्ट पार्ट इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड पार्ट, तो -3/2 आगे आ जाएगी पावर, इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर -5/2, और साथ में क्या लग जाएगा? 2x, बिकॉज अंदर की भी डिफरेंशिएशन करनी है। देखो x इंटू इसकी डिफरेंशिएशन, -3/2 आ गया, पावर -1 करके -5/2 रह गया, और जो अंदर है उसको भी डिफरेंशिएट करना है, 2x बना उसका डिफरेंशिएशन। प्लस सेकंड आसान है,
इसको एज इट इज लिखोगे, इसकी डिफरेंशिएशन करते हैं ना, ये होता है ना प्रोसेस। फर्स्ट पार्ट इनटू सेकंड की डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड पार्ट इनटू फर्स्ट की डिफरेंशिएशन। फर्स्ट की तो मान्य डिफरेंशिएशन, तो बस सेकंड पार्ट लिख दो यहाँ पे, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर -3/2 इज इक्वल टू 0। ये 0 पुट कर दो, यहां से x निकल के आएगा, जल्दी से काट पीट के देखो, प्लस माइनस a/√2। किसी को यहां कुछ पूछना है? ठीक है, तो पॉइंट चार्जेस का समझ में आ गया, सिंगल पॉइंट चार्ज का भी समझ में आ गया, मल्टीपल पॉइंट चार्जेस का भी समझ में आ गया। अब आते हैं कॉन्टिन्यूअस बॉडीज के ऊपर। हेडिंग बनाओ, फील्ड ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस बॉडीज या कॉन्टिन्यूअस चार्ज्ड बॉडीज। फील्ड ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस चार्ज्ड बॉडीज। तो व्हेन आई से कॉन्टिन्यूअस चार्ज्ड बॉडी, तो उसका मतलब होता है कि विद सम पर्टिकुलर साइज। पॉइंट चार्ज मतलब बहुत ही छोटा सा पॉइंट है। पॉइंट का मतलब क्या होता है कि अगर मैं बोलता हूं कि मेरे पास एक पॉइंट चार्ज है, ठीक है, Q, और एक मेरे पास एक कॉन्टिन्यूअस बॉडी है जिसके पास भी Q चार्ज है। अब फर्क कहां आएगा, हमको कहां फर्क पड़ने वाला है जब मैं सॉल्व करूंगा? देखो, मैंने बोला कि यहां से r डिस्टेंस की दूरी के ऊपर फील्ड बताओ, और मैंने बोला यहां से r डिस्टेंस की दूरी के ऊपर फील्ड बताओ। अब फर्क क्यों आएगा? इंपॉर्टेंट चीज ये है कि व्हेन आई से पॉइंट चार्ज, मतलब ये इंटायर सारे के सारे चार्ज का इससे डिस्टेंस कितना हो गया, r। लेकिन जब मैं यहां पे कॉन्टिन्यूअस बॉडी लूंगा तो हर एक पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, डिफरेंट। डिस्टेंस भी डिफरेंट हो जाएगा, और जो सब जो फील्ड लगा रहे होंगे उसकी डायरेक्शंस भी क्या हो जाने वाली हैं, डिफरेंट हो जाएगी। समझ में आ गया? देखो यहां क्योंकि सारा का सारा पॉइंट, अगर मैं इस पॉइंट को 1000 इक्वल पार्ट्स में भी ब्रेक कर लूंगा, वो सारे के सारे रहेंगे तो यहीं पे ही ऑलमोस्ट। तो मतलब सबके कारण जो फील्ड है वो किधर लग रही है, सेम डायरेक्शन फील्ड लग रही है। तो क्या मुझे यहाँ पे वेक्टर सम करने की जरूरत है? मतलब आई कैन सिंपली ऐड दोस नंबर्स। तो इसीलिए हम सिंपल बोल देते हैं Q/4πε0r² या KQ/r²। लेकिन यहां पे तुम KQ/r² नहीं बोल सकते, बिकॉज सबका क्या लेना पड़ेगा, वेक्टर सम। सबका डिस्टेंस भी अलग हो सकता है, सबका डायरेक्शन भी अलग हो सकता है। ये चीज क्लियर है? तो नाउ फिर क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी हमको इसकी, ठीक है जी, क्लियर है? तो अगर मेरे पास एक कॉन्टिन्यूअस बॉडी है, इसको सबसे पहले क्या करो, इसको मिलियंस ऑफ पार्ट्स में ब्रेक कर लो, इनफिनाइट पार्ट्स में इसको ब्रेक कर लो। ठीक है, और ये जो सारे पार्ट्स हैं अपने पास, इनको अलग अलग नाम दे देते हैं। मान लो ये पार्ट को मैंने नाम दे दिया DQ1, ठीक है जी, ये मेरे लिए DQ1 है। इसको नाम दे दिया DQ2, ये मेरे पास DQ3 है। और चलो सारे नेमिंग करने के बाद मेरे पास आखिरी में ये था, इसको मैंने DQ इंफिनिटी बोल दिया। अब मुझे किसी ने बोला कि इस पूरी बॉडी के कारण बताओ कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कितनी फील्ड है। मैं बोलूंगा जी DQ1 अपनी फील्ड इधर बनाएगा, DQ2 अपनी फील्ड इधर बनाएगा, DQ3 इधर बनाएगा, DQ इंफिनिटी इधर बनाएगा, सब अपनी अपनी फील्ड्स बना रहे हैं। सही है। अब मुझे मेरा आखिरी स्टेप क्या है कि अगर मुझे इस P पॉइंट के ऊपर फील्ड निकालनी है, आई वुड से सिंपली दैट इज इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3 एंड सो ऑन टिल E इंफिनिटी। तो एक तरीके से हम लोग कॉन्टिन्यूअस चार्ज्ड बॉडी को इनफिनाइट पॉइंट चार्जेस मान के अज्यूम करके हम उसको सॉल्व करते हैं, एड अप करते हैं,
और ऐसी एडिशन कैसे पॉसिबल हो पाती है? इंटीग्रेशन से पॉसिबल होती है। वी विल सिंपली से ईपी इज इक्वल टू डीई। मैं ना इसको डीई नाम दे देता हूं सबको, छोटी छोटी फील्ड्स है ये, तो मैं डी छोटे छोटे नाम दे देता हूं, DE1 DE2 एंड सो ऑन। सो डीई की इंटीग्रेशन। आई होप दिस मेक सेंस टू एवरीवन। ठीक है, ठीक है। अभी मुझे जो बॉडीज पढ़नी है, जब मुझे जो ये कॉन्टिन्यूअस बॉडीज पढ़नी है, मैं इसको 3 पार्ट्स में ब्रेक कर देता हूं। एक हो जाएंगी वन डायमेंशनल बॉडी, मतलब लाइन बेसिकली। तो अगर मेरे पास ये एक मार्कर है तो बेसिकली ये लाइन होगी, ठीक है, लाइन चार्ज है कि इस पूरे एक चार्ज बॉडी है, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज अकॉर्डिंगली है एक लाइन के अलॉन्ग। वी आर अज्यूमिंग कि इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं है, ठीक है। ये होगी लाइन चार्ज होगी। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सरफेस चार्ज। सरफेस में मैं 2 डायमेंशनल बॉडी मान के चलूंगा कि मान लो एक प्लेन शीट है मेरे पास, अज्यूमिंग कि उसकी कुछ भी थिकनेस नहीं है, अगर थिकनेस हुई फिर क्यूबॉइड बन जाएगा। तो मैं 2 डायमेंशनल बॉडी मान के चल रहा हूं, उसके ऊपर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है सपोज। तो ये कैसी बॉडी हो जाएगी? 2 डायमेंशनल बॉडी है, इसको हम प्लेन बॉडी बोल के चल देंगे, सरफेस चार्ज बोल के चलेंगे इसको। एक तीसरी हो जाएगी वॉल्यूम, एक स्फीयर हो गया, एक सिलेंडर हो गया, एक क्यूब हो गया। तो दीज आर गोइंग टू बी 3 डायमेंशनल बॉडीज, इसको हम लोग वॉल्यूम चार्ज बोल के चलेंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पहली बॉडी, लाइन चार्ज। हेडिंग बना लो, लाइन चार्ज। ठीक है, अब लाइन चार्ज में सबसे पहले एक टर्म मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, लैम्डा, विच इज नोन एज लीनियर चार्ज डेंसिटी। ये टर्म हमने सुनी हुई है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। अब अगर तो मेरी लाइन के अलोंग यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब अगर मेरी जो चार्ज डेंसिटी है वो लैम्डा कांस्टेंट है, तो ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि टोटल चार्ज कैरीड बाय दैट लाइन विल बी इक्वल टू लैम्डा इनटू एल, ठीक है। और लैम्डा की यूनिट क्या होगा? ऑब्वियसली चार्ज अपॉन लेंथ, दैट इज कूलम्ब पर मीटर, ठीक है। तो ये तो ऑब्वियस बात है ना, Q इज इक्वल टू लैम्डा इनटू एल। कि मैं तुमको बोलता हूं कि मेरे पास एक 10 मीटर की वायर है, ठीक है, उसके ऊपर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, हर 1 मीटर में 20 कूलम्ब चार्ज है, तो 10 मीटर में कितना हो जाएगा? 200 कूलम्ब हो जाएगा। वेरी वेरी ऑब्वियस थिंग, तो लैम्डा इनटू एल। बट अगर मेरा ये लैम्डा कांस्टेंट ना हुआ, दैट इज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ, कहीं ज्यादा कहीं कम, अब तुम मल्टीप्लाई तो नहीं कर सकते डायरेक्टली। मान लो 1 मीटर में 20 कूलम्ब हो भी गया, तुमको गारंटी थोड़ी है कि अगले में भी 20 कूलम्ब है या अगले में भी 20 है, तो तुम अब डायरेक्टली लेंथ से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अब क्या करना पड़ता है? इंटीग्रेट। कैसे इंटीग्रेशन? लैम्डा डीएल की इंटीग्रेशन करनी पड़ती है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? दोनों का एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो कांस्टेंट वाले का एग्जांपल देख लो, सेम वही ले लेते हैं। मान लो ये मेरे पास एक प्लस चार्ज है, आई एम सेइंग कि लैम्डा इज इक्वल टू 5 कूलम्ब पर मीटर, ओके। मैंने कहा कि इसकी जो लेंथ है वो है 10 मीटर्स, ये गिवन है। आई एम सपोज टू फाइंड आउट व्हाट इज द टोटल चार्ज कैरीड बाय दिस वायर। आई विल से Q इज इक्वल टू जितना पर मीटर है उसको नंबर ऑफ मीटर से, दैट इज लेंथ से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो, सो लैम्डा एल दैट इज 50 कूलम चार्ज है। नेगेटिव होता तो मैं -50 कूलम लिख देता, सिंपल सी बात है, मतलब इससे ऑब्वियस क्या ही होगा। अब जल्दी से इसका सेकंड एग्जांपल देखो। अब इसका एग्जांपल देखते हैं लैम्डा नॉट कांस्टेंट का। मैं तुमको कहता हूं कि मेरे पास एक वायर है जिसके ऊपर चार्ज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है एंड इट इज वेरिंग एज पर द फंक्शन लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट एक्स। मतलब जैसे जैसे मैं राइट जाऊंगा मेरी एक्स की वैल्यू बढ़ेगी, एक्स की वैल्यू बढ़ेगी तो चार्ज डेंसिटी भी क्या होगी? बढ़ेगी। तो मतलब अगर पहले 1 मीटर में 10 कूलम्ब है तो हो सकता है दूसरे में 15 हो, तीसरे में 20 हो, 25 हो, इस तरह से बढ़ते ही जा रहा है चार्ज डेंसिटी।
इन सिंपल वर्ड्स कुछ ऐसा हो रहा है ना, मतलब अगर यहाँ पे चार्ज डेंसिटी अगर मैं इससे मैं चार्ज डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता हूं, तो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ते जा रहा हूं मेरी चार्ज डेंसिटी बढ़ते ही जा रही है। क्या डायग्राम सेंस बना रहा है? समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूं इस डायग्राम से? कि यहां चार्ज डेंसिटी कम है, वो चार्ज डेंसिटी और भी ज्यादा डेंसर होता जा रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन यही है कि इस वायर के पास टोटल चार्ज कितना है। मैं फिर से बोल रहा हूं, चार्ज मैं ये नहीं दिखा रहा हूं कि हवा में चार्ज लटक रहा है, वो नहीं दिखा रहा हूं, मैं दिखा रहा हूं कि इतने से पोर्शन के पास इतना सारा चार्ज, तो चार्ज की डेंसिटी दिखा रहा हूं इससे। ठीक है, तो क्वेश्चन यही है, फाइंड द टोटल चार्ज कैरीड बाय दिस वायर प्रोवाइडेड लेंथ को एल ले लो, टोटल लेंथ एल है वायर की। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे कि मेरे पास ये वायर है, एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स के ऊपर एक dx थिकनेस का एक छोटा सा पार्ट कंसीडर करते हैं, यही होता है हमारा तरीका। इस पार्ट के पास कितना चार्ज है, जितना इसके पास मान लो dq चार्ज है इसके पास, वेयर dq इज गोइंग टू बी इक्वल टू जितनी यहां चार्ज डेंसिटी है मल्टीप्लाई बाय dx, लेंथ इसकी dx है। कितनी चार्ज डेंसिटी है वो तो वेरी कर रही है एज अ फंक्शन, क्या, लैम्डा नॉट इनटू x मल्टीप्लाई बाय dx। क्या ये चीज समझ में आ गई? ठीक है, चार्ज डेंसिटी इनटू दैट स्मॉल लेंथ dx, तो ये मेरे पास चार्ज आ गया। अब क्या करना है, दोनों तरफ इंटीग्रेट। अब लैम्डा नॉट को तो बाहर ही निकाल लो, कांस्टेंट है, इंटीग्रेट 0 से l तक, और ये इंटीग्रेट करें मेरे पास टोटल चार्ज आ जाएगा q लैम्डा नॉट इनटू x dx की इंटीग्रेशन। अब x की इंटीग्रेशन क्या होती है, x स्क्वायर बाय 2, l डाल देंगे l स्क्वायर बाय 2, लैम्डा नॉट इनटू l स्क्वायर बाय, ये आंसर है कि इसके पास लैम्डा नॉट इनटू l स्क्वायर बाय 2 चार्ज है। lambda naught into L square by 2 is the charge carried by this. क्लियर है? तो सुबह वाली क्लास में यहां तक कवर हुआ था। ठीक है, बट आई थिंक एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, वी हैव टाइम। ठीक है, लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन। अब टोटल चार्ज तो निकालना आ गया मुझे। ठीक है, तो हो सकता है क्वेश्चन टोटल चार्ज पूछने का आ जाए, हो सकता है क्वेश्चन आ जाए कि फील्ड निकाल के दो। इसके कारण क्वेश्चन तो मोस्टली फील्ड के ऊपर पूछा जाएगा, वो निकालना तो अभी देखा ही नहीं हमने। तो मान लो मेरे पास यहां पे एक यूनिफॉर्म वाला केस ले रहा हूं, अभी कंफ्यूज नहीं करते हैं। लेट्स से यूनिफॉर्म लैम्डा इज इक्वल टू कांस्टेंट, और वैल्यू कितनी है लैम्डा की, लेट्स से लैम्डा नॉट दे रखा है, कांस्टेंट दे रखा है, तुम चाहे 5 4 10 जो भी लेना चाहो ले लो, तुम्हारी मर्जी है। तो लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट दे रखा है विच इज अ कांस्टेंट, एंड बोला जा रहा है कि इसकी अगर लेंथ l है, ये लेंथ l दे रखी है, इस लाइन से राइट एंड से a डिस्टेंस की दूरी के ऊपर एक पॉइंट है, उस पर फील्ड निकालनी है मुझे। एट अ डिस्टेंस ऑफ a के ऊपर मुझे फील्ड निकालनी है, इस पॉइंट पे फील्ड निकालनी है। ये तो बहुत ऑब्वियस है कि फील्ड हमारी टुवर्ड्स राइट जाएगी, है ना। नेगेटिव चार्ज होता तो टुवर्ड्स लेफ्ट जाती, बट अभी तो राइट जाएगी। किसी को यहां पे कुछ भी पूछना है? ठीक है, क्लियर है ना ये तो जल्दी से सोच के बताओ कैसे निकालोगे। क्या ये बिना इंटीग्रेशन के करना चाहिए या कर सकते हैं? कैसे करोगे? क्या ये चीज सही है? एकदम सोच के देखते हैं, क्या ये चीज सही है अगर मैं ये मान लूं कि बस इसके सेंटर से लगा दूं यहाँ पे, कि अगर मैं बोल दूं कि जी टोटल चार्ज इसके पास जितना भी है, मान लो क्यू है, वो पता है मुझे लैम्डा नॉट इनटू एल टोटल चार्ज है, लैम्डा नॉट एल दैट इज टोटल क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल बाय 2 प्लस ए का होल स्क्वायर। इज दिस करेक्ट और दिस इज नॉट करेक्ट? व्हाई? सभी का डिस्टेंस अलग अलग जा रहा है, तभी तो मैंने मीन का ले लिया। डायरेक्शन भी तो। हाँ जी, मैं बोल रहा हूँ मैं मीन डिस्टेंस ले लेता हूँ। देखो इसका ए आ गया, इसका जैसे यार वही वाला क्वेश्चन ना, जैसे हम बोलते थे कि मान लो मुझे, जैसे लिक्विड्स में हम लोग करते थे ना, कि मान लो मुझे इसके ऊपर टोटल फोर्स चाहिए, मुझे पता था कि यहाँ पे कम लग रही है, इसके कारण प्रेशर 0 था, इस पे प्रेशर मैक्सिमम होता था, तो हम लोग मिडल वाले पे देख लेते थे
कि मिडिल वाले पे जितना प्रेशर लग रहा है वो लेके उनको एरिया से मल्टीप्लाई करते थे। वही मैं कुछ ऐसा भी बोलना चाह रहा हूँ कि इसके कारण फील्ड ज्यादा होगी, इसके कारण कम होगी, मिडिल का ले लेते हैं, क्या फर्क पड़ रहा है, कि सही आएगा कि नहीं आएगा, क्या लगता है? सभी ऐड ही हो रही है। तो यहाँ भी तो ऐड ही हो रहे थे सारे, मतलब मैंने एवरेज आउट वैल्यू ले ली ना यार। पोटेंशियल एनर्जी में जैसे बात करते हैं, चलो मैं तुमको बोलता हूं मुझे इस रॉड की पोटेंशियल एनर्जी निकाल के बताओ, रॉड की निकालते थे पोटेंशियल एनर्जी। अब ये बोलते थे ना कि नीचे वाले पार्ट की तो हाइट कम है, ऊपर वाले की ज्यादा है, काम करो इसकी हाइट देख लो और mgh लगा दो, ये अगर h है तो पोटेंशियल एनर्जी mgh हो जाती है, विच वाज करेक्ट, कोई गलती नहीं थी इसमें, और इसमें भी कोई गलती नहीं है। तो यहां लगा सकते हैं वो चीज के नहीं लगा सकते। व्हाट डू यू थिंक? पहले हाँ या ना तो बोल दो, वो तो बात की बात है कि क्यों गलत हो तुम, ठीक है? हैं? लगा तो नहीं सकते, रीजन पता नहीं। सोचो भाई सोचो, जल्दी से, इतना टाइम नहीं है। स्ट्रेंथ का फर्क पड़ेगा। हाँ जी, स्ट्रेंथ का फर्क पड़ेगा। स्ट्रेंथ का फर्क पड़ेगा मतलब? कि जो फील्ड्स प्रोड्यूस हो रही हैं सारे पॉइंट से, तो उन सबकी स्ट्रेंथ अलग है। वो तो सब हर केस में ही होता है, वो तो डिफरेंट होती है, तभी तो एवरेज लेने की कोशिश करते हैं। चलो एक काम करते हैं, पहले निकाल लेते हैं, फिर देखेंगे क्यों नहीं वो उसके साथ मैच करेगा, तो नहीं, वो तो तुम सही बोल रहे हो, पर क्यों नहीं करेगा उसका भी आंसर करना इंपॉर्टेंट है यार, ये चीज समझ आनी चाहिए अपने को कि क्यों नहीं ऐसा हो पा रहा, कि क्यों नहीं मैं सेंटर से डिस्टेंस लेके निकाल दूं एवरेज, तो नहीं होगा, पर निकालते हैं। अब देखो, अब मुझे इसके ऊपर फील्ड निकालनी है, तो क्योंकि मुझे पता है कि सब किससे अलग अलग डिस्टेंस है, भले ही एंगल सेम है, सबका सेम डायरेक्शन में जा रही है, बट क्योंकि सबका मैग्नीट्यूड अलग है तो मुझे इंटीग्रेट करना ही पड़ेगा, दिस इज अ वेरी ऑब्वियस थिंग। तो कैसे इंटीग्रेट करते हैं? पहला तरीका क्या होता है, इस यहां से x डिस्टेंस के ऊपर, यहां से x डिस्टेंस के ऊपर एक पार्टिकल लेंगे, कितनी थिकनेस का? dx। अब ये dx वाला देखेंगे इसके ऊपर कितनी फील्ड लगाता है, मान लो इसने लगा दी de फील्ड, उसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी, ठीक है? तो जल्दी से देखते हैं, तो इसका ये लैम्डा नॉट इंटू dx, इतना चार्ज होगा ना इसके पास, लैम्डा इंटू dx, तो लैम्डा नॉट इंटू dx, ये तो चार्ज हो गया, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, आर कितना है हमारे पास? एक्स स्क्वायर, एक्स है डिस्टेंस, आर इज एक्स, तो के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, इतनी फील्ड यहां पे लग रही है, और मुझे इसको क्या करना है? इंटीग्रेट। लिमिट्स देखो क्या रहेंगी, पहला पीस कहां से स्टार्ट हुआ? ए से, खत्म कहां तक गए? ए प्लस एल तक, ए प्लस एल तक। क्या ये समझ में आ गया सबको कि ए से लेके ए प्लस एल तक इंटीग्रेट करना है, तो ये मुझे ई टोटल मिल जाएगी एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। ये समझ में आ गया? इसकी फील्ड निकाल ली, वो ए से लेके ए प्लस एल तक एड अप कर दिया। अब जल्दी से इसको करो सॉल्व, तो के बाहर निकाल लिया, लैम्डा नॉट बाहर निकाल लिया, अंदर बचा dx अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन कितनी होगी? -1 अपॉन एक्स, और कहां से लेके? ए से लेके ए प्लस एल तक इंटीग्रेट करना है। अच्छा, के लैम्डा नॉट, और यहाँ पे माइनस साइन है, तो एक काम करो, नीचे वाली लिमिट पहले डाल दो, 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन ए प्लस एल। ठीक है, इसको यहीं पे रख लो चाहे, या एलसीएम लेना एलसीएम ले लो, ए प्लस एल, और क्या बनेगा ऊपर? ठीक है, अगर k की वैल्यू डाल के रखना चाहते हो तो यू कैन पुट ऑल्सो बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन, यहां तक समझ में आ गया? अच्छा, इसका ना अब एक स्पेशल केस होता है, स्पेशल केस, स्पेशल केस ब्रैकेट में लिख लेना,
सेमी इन्फिनाइट वायर, सेमी इन्फिनाइट वायर। सेमी इन्फिनाइट से मतलब ये हो गया कि मेरे पास जो वायर है वो इन्फिनाइट है, जा रही है, खत्म ही नहीं हो रही। यहां से डिस्टेंस अभी भी वो a है, ठीक है, लेकिन ये जो l लेंथ है ना वो इन्फिनाइट है। सेमी में इसलिए लिख रहा हूं बिकॉज इस तरफ इन्फिनाइट है, इधर तो ऑब्वियसली हम लोग खड़े ही हैं। तो इन्फिनाइट तक जा रही है, माइनस इन्फिनिटी तक जाते जा रही है, बहुत सारा चार्ज है इसके पास। इसके चलते यहां पे फील्ड कितनी होगी वो मुझे निकालना है। तो जल्दी से क्या करो, इसी में ना L को नीचे ले जाओ, या तुम ऐसा बोल लो कि A प्लस L इज ऑलमोस्ट इक्वल टू व्हाट, L। A तो बहुत स्मॉल, L हमारा A से बहुत बड़ा है, L इन्फिनाइट है, तो यू कैन सिंपली से A प्लस L इज ऑलमोस्ट इक्वल टू L। ये L से L कट जाएगा, तो क्या बचेगा, K लैम्डा नॉट अपॉन A। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, K लैम्डा नॉट अपॉन A, ठीक है जी। तो सिंपली वी कैन से कि जो फील्ड है इज सिंपली इक्वल टू K लैम्डा नॉट अपॉन A, और तुम लैम्डा K की वैल्यू भी पुट कर सकते हो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A। अगर A की जगह R लिख के रखना है, R लिख के रख लो, कि R के साथ वेरी कर रही है, वट एवर यू वॉन्ट टू। तो ये हमारा एक्सप्रेशन होता है लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A या 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। समझ में आया? एंड मैं फिर से बोल रहा हूं, ये एक्चुअली ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्फिनाइट वाले केसेस ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ज्यादातर क्वेश्चंस में इन्फिनाइट देते हैं वो लोग। तो लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A। समझ में आ गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं पहले बता रहा हूँ। आ रहे हैं, अभी वो क्वेश्चन तो आंसर भी करना है। जैसे कैसे, कहाँ पे L/2, कहाँ L/2 लेके, मैं तुम वो बोल रहे हो कि हम लोग L/2 क्यों नहीं ले सकते, वो आते हैं उसमें आते हैं। हाँ जी, ये समझ में आ गया यहाँ तक। अब एक क्वेश्चन था, हमने बोला था कि देखो हम आंसर हमारा ये निकल के आ रहा है, हम ये बोल रहे थे कि क्यों नहीं हम ये कर सकते कि भाई इन दोनों का एवरेज डिस्टेंस ये लेके निकाल दो, K इंटू लैम्डा नॉट इंटू L, ये टोटल चार्ज हो गया KQ अपॉन R स्क्वायर। R ना तो ये लो ना इसका लो, मिडल का ले लो, जैसे हम लोग यहाँ पे ये चीजें करते हैं। तो सिंपली सर Y नॉट A प्लस L/2 का स्क्वायर। देखो ऑब्वियसली आंसर तो ये है, मैच तो नहीं कर रहा हमारा आंसर। अब क्यों नहीं कर रहा मैच, Why is this answer not matching? फर्क देखते हैं क्या फर्क है कि हमारे पास यहां ये देखो कि वेरी कैसे कर रही है क्वांटिटी। यहां जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो किस पे डिपेंड करती है, डिस्टेंस के ऊपर, लीनियर डिस्टेंस के ऊपर। क्या होता है, अगर x ऊपर है तो क्या होता है mg इंटू एक्स। तो जो PE होती है वो x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कि नहीं। और जब तुम उसको इंटीग्रेट करोगे, x की इंटीग्रेशन क्या बनती है तुम्हारी, x स्क्वायर बाय 2, तो हाफ हो जाती है ना वो चीज, तुम आधी लेंथ ले लो उसकी। तो जब क्वांटिटी लीनियरली वेरी करती है ना कोई क्वांटिटी, तब कर सकते हो। जैसे यहां पे भी देखो प्रेशर क्या होता है, रो जी एक्स। अगर तुम ऊपर से x नीचे जाते हो तो प्रेशर क्या हो जाता है, रो जी एक्स। तो इसीलिए यहां पे भी ये चीज तुम लगा पाते थे, लीनियरली जब वेरी करती है ना। अब यहां पे तो लीनियरली तो छोड़ो, वो सबसे पहली तो है भी इनवर्स है, और दूसरी चीज क्या है, एक्स स्क्वायर। ये प्रॉब्लम है यहाँ पे एक्स स्क्वायर का होना, इसलिए वो इस तरह से वेरी नहीं करता। सपोज हाइपोथेटिकली मान लो कि पोटेंशियल एनर्जी एक्स ना हुआ करती, दुनिया में जो फॉर्मूला है वो ये होता है mg इंटू एक्स स्क्वायर होता पोटेंशियल एनर्जी का। तो यहां पे तुम इसका नहीं लेते, गलत हो जाता। फिर तुम सेंटर की पोटेंशियल एनर्जी नहीं यूज कर सकते, सेंटर ऑफ मास की। समझ में आ गई चीज? ऑब्वियसली तो बहुत ही हाइपोथेटिकल बात कर दी मैंने, बट दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि एक्स के अगर लीनियरली वेरी कर रहा है तभी जाके हम लोग यहां लगाते थे, अदरवाइज नहीं लगा सकते। किसी को कुछ पूछना है यहाँ पे? क्लियर आज की क्लास सारी? ठीक है, इसको अच्छे से रिवाइज करके आना, ओके, एंड कल फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। एक काम करना, घर पे वो प्रैक्टिस कर लेना, वो वाला केस जो हमने ग्रेविटेशन के वक्त किया था, खुद से एक बार ट्राई कर लेना। याद हमने किया था सर्कुलर आर्क वाला, सर्कुलर आर्क के कारण सेंटर पे जो फील्ड करी थी,
अब यहां पे मान लो अगेन यूनिफॉर्म मान लो पहले कि लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट यूनिफॉर्म है हर जगह पे, और इसके चलते फील्ड निकालना, फील्ड जाएगी नीचे की डायरेक्शन में, तुमको समझ भी आ रहा होगा, सॉल्व करके देखना फील्ड का एक्सप्रेशन। सेंटर के ऊपर एंगल ले लेना कि अल्फा एंगल बन रहा है, तब भी हमने अल्फा ही लिया था आई गेस, ठीक है। हाँ ये करना, और फिर जब ये हो गया तुम्हारा लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट, फिर थोड़ा और ट्राई करना, चाहे देख के कर लेना ग्रेविटेशन में से, फिर चेंज कर देना इसको लैम्डा को, इसको कर देना लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट साइन थीटा, और जब ये भी हो गया फिर कर देना लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट कॉस थीटा, करके देखना इसको, ठीक है। या इन दोनों के बस डायग्राम्स बना लेना, बाकी एक कर लाना।